हेलो सिंघाल, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू मैम। तो कैसा लग रहा है जब आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आपने देखा, आपका सिलेक्शन हो गया, तो किस तरह की फीलिंग है? मैम पहले तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं हुआ मुझे। मुझे लग रहा था मतलब कि ये क्लियर हुआ है, क्या लिखा है मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था खुशी हम्म। के मारे। मतलब मैं अपना रीड ही नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि पता नहीं हुआ है नहीं हुआ है। फिर मैंने एक दो बार पढ़ा, घर वालों को दिखाया, सब लिखा था कि वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट इन दिस बैंक एंड यू आर अलॉटेड द प्रोविजन और अलॉटमेंट। मतलब देख के कुछ देर तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। मैं बहुत मतलब शॉक में चला गया था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा स्टेबल हुआ। फिर मुझे बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था आज तक का मेरे ये। ओके। जी अभी घर वालों को कैसा लग रहा है रिजल्ट देख के? सब लोग खुश होंगे? जी, सब खुश हैं मैम। अब तो लाइफ को आगे बढ़ाने का रास्ता मिल गया है, तो सभी खुश हैं घर पर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैम मैं रामपुर से हूँ, रामपुर यूपी। ओके। और जी। बैंक मिला आपको? बैंक मिला है मैम, पंजाब एंड सिंध बैंक। ओके, दैट इज रियली नाइस। जी सो इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि आपने किस तरह से जो है प्रिपरेशन जो वो अपनी की। ओके। जी 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 सो जो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स में बहुत कम टाइम होता है और क्वेश्चंस बहुत होते हैं। तो क्या जी जी। आपकी पहले से थी, किस तरह से आपने प्रिपरेशन जो है वो अपनी शुरू की थी? मैम पहले तो मैं जॉब करता था दिल्ली में। ओके। तो जॉब के साथ साथ मैंने वहाँ महिंद्रा की कोचिंग स्टार्ट की थी। तो जॉब के साथ साथ तो मैं पढ़ नहीं पाता था ठीक से। तो जो मेरे कॉलीग थे वहाँ पर, अब मेरी एज कम है, अभी 24-25 ही एज हुई है मेरी। तो वहाँ जो कॉलीग थे मेरे, वो ज़्यादा एज के थे। वो मुझसे बोलते थे तुम प्राइवेट जॉब में क्यों आ गए, तुम प्रिपरेशन करो। बीटेक किया है असल में मैंने। तो ओके। वो बोल रहे थे बीटेक के हिसाब से तुम प्राइवेट जॉब में गलत हो, या तो प्रिपरेशन करो, अभी तो तुम्हारे पास एज है, टाइम है। तो फिर मैंने उस टाइम जॉब छोड़ दी थी। फिर जॉब ओके। छोड़ने के बाद अपने होम टाउन में आके मैंने कोचिंग ली। फिर उसके बाद मैंने सारे एग्ज़ाम भरे लाइन से। ओके। लाइन से सारे एग्ज़ाम भरता गया। दो चार एग्ज़ाम में तो बहुत ही बुरा स्कोर आया मेरा स्टार्टिंग में, बिल्कुल डाउनवर्ड आया था। फिर उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम देता गया, मुझे पता चल गया कि क्या किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का क्या आता है, कितने नंबर का क्या आता है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, लगभग 8-10 एग्ज़ाम दे डाले थे लास्ट ईयर मैंने। फिर धीरे-धीरे मुझे पता चल गया। फिर लास्ट ईयर जो है आईबीपीएस क्लर्क यही वाला दिया था मैंने। तो मेरा जो है कट ऑफ से 6-7 मार्क्स रह गया था पीछे प्री में। तो उसके बाद मैं समझ गया कि अब ऐसे करना है, ये स्ट्रैटेजी अपनाना है। क्योंकि उसमें क्वांट में जो है मैम, लगभग 25 मार्क्स के स्पीड मैथ आती है, जिसमें 10 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन और डीआई नंबर सीरीज, ये 25 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप आराम से 12-13 मिनट्स में कर सकते हो। 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइम होता है। बाकी के 10 जो होते हैं क्वेश्चन, वो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। तो स्ट्रेटजी ये है क्वांट की कि इंसान पहले वो स्पीड मैथ्स का जो एरिया होता है उसे कवर कर ले। मैंने यही सीखा इतने सारे एग्जाम देने के बाद। फिर लास्ट ईयर मेरा एसबीआई क्लर्क को मैंने इसी स्ट्रेटजी से मैं एग्जाम देने बैठा, वो मेरा क्लियर हो गया पहला। फिर उसके बाद लाइन से मेरे सारे क्लियर होते गए। एसबीआई हुआ, फिर एलआईसी एडीओ हुआ, असिस्टेंट हुआ। फिर ईपीएफओ का भी ईपीएफओ का भी हो रखा है, उसका मेरा टाइपिंग टेस्ट देना बाकी है। अगर ये आईबीपीएस में नहीं होता तो फिर मैं उसकी लाइन में था। फिर ये आईबीपीएस का भी हो गया। बस ऐसे ही। आप आगे पूछिए। हाँ, तो मतलब जब आपने बोला कि आपने पहले भी एग्जाम दिए, वहां पे बुरी तरह से आपके नंबर आए, जी क्लियर जी नहीं, तो इंसान फेलियर देख के बहुत डीमोटिवेट हो जाता है। तो क्या जी चीज जी। आपको बनाए रखती थी कि नहीं, आपको एग्जाम के लिए तैयारी करते रहना है? मैम आजकल का आप देख ही रही हैं माहौल कि मैं प्राइवेट जॉब करता था। तो वहाँ पर खैर मेरी जॉब सीटिंग जॉब थी, ऑफिस जॉब थी, कोई मुझे दिक्कत नहीं थी, कोई टारगेट नहीं था। लेकिन सैलरी जो है प्राइवेट में उस हिसाब से नहीं मिल पाती, और ना जॉब श्योरिटी होती है। फिर उसके बाद काम बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा काम होता था कि सुबह 10 से 6 कब बज जाते थे पता नहीं चलता था। कभी कभी खाना खाने की दोपहर में फुर्सत नहीं होती थी।
तो उस हिसाब से और ग्रोथ भी नहीं हो पा रही थी चीज़। और दिल्ली जैसे शहर में मैं रहता था, सारी सैलरी तो खर्च ही हो जाती थी, कुछ बचत भी नहीं होती थी, सेविंग्स वगैरह। तो मैंने देखा कि अगर प्राइवेट नौकरी करूँगा तो फिर अब मैं रामपुर का रहने वाला, फिर दिल्ली, अगर मैं दिल्ली करता हूँ तो दिल्ली में सेटल होना पड़ेगा लाइफ टाइम। और मेरा मन जो है बाहर सिटी में रहने का है नहीं, क्योंकि बड़ी सिटी में लोग भागना चाहते हैं, लेकिन ये मेरी थिंकिंग है, सबकी अलग-अलग हो सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ी सिटी में रहना चाहते हैं लोग, लेकिन बड़ी सिटी में लाइफ नहीं होती है। मतलब पब्लिक भाग रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है, लाइफ क्या है? यहाँ पर हमारा छोटा शहर है ये, 2-4 किलोमीटर के अंदर पूरा नाप सकते हो आप, बाइक पे बैठ के, कार में बैठ के, कुछ भी, कुछ इतनी टेंशन नहीं है। तो बस यही मोटिवेशन था मेरे अंदर, उसी को देख के मैं देता गया। मैंने सोचा, मेरे पिताजी ने भी मेरे ऊपर कुछ जोर नहीं डाला। असल में मेरे पापा अभी गवर्नमेंट जॉब है ना, अभी टाइम भी है उनके पास, किसी चीज़ की कमी वाली बात भी नहीं है। तो पापा ने बोला तुम पढ़ाई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं भरता गया लाइन से पेपर। ओके। तो ऐसे ही एक्सपीरियंस आ गया धीरे-धीरे। तो बहुत बढ़िया तुमने रिजल्ट भी लाया। जी। अगर हम कि क्वांट, वैसे इन तीनों सेक्शंस में से सबसे मुश्किल क्या लगता था? मैम इंग्लिश मेरी बहुत बहुत मुश्किल से मैंने क्लियर करी है, अब भी किनारे पे जाके क्लियर हुआ है इंग्लिश की कट ऑफ। ओके। तो इंग्लिश अगर मुश्किल लगती थी तो किस तरीके को उसको मेहनत करते थे इंग्लिश के लिए? मैम इंग्लिश के लिए मैंने सबसे ज़्यादा तो न्यूज़पेपर पढ़ा है द हिंदू का, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। लोग तो करते हैं बहुत सारा, रूल्स याद करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं तो अपना बताऊं तो मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर पे फोकस किया है। उसके अलावा मुझसे मुझे ना कुछ समझ आया ना इंग्लिश में। इंग्लिश मेरा सबसे ज़्यादा टफ था। और क्वांट और रीजनिंग की प्रैक्टिस कैसे की? मैम क्वांट जो है, क्वांट तो मेरी स्टार्टिंग से बचपन से ही अच्छी है। बीटेक में मैथ थर्ड नाम से एक सब्जेक्ट था, तो उसमें भी मेरा बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे, उसमें मेरे टॉप मार्क्स आए थे। तो मतलब मैथ्स मेरी शुरू से अच्छी थी, बस मैंने सिलेबस को ठीक से एनालाइज किया, कितने नंबर का क्या आता है, और बाकी जो एग्ज़ाम दे के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और मुझे पता चला कि किस हिसाब से क्या-क्या अटेम्प्ट करना है, तो वही मेन फोकस रहा। बाकी अगर मैथ किसी की अच्छी है ना, तो मैथ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्री में तो नहीं होनी चाहिए कम से कम। मेंस टफ और पड़ जाता है। मेंस टफ जी, होता है। मेंस में जी, जी। जैसे टेस्ट का होता है, बच्चे उसको लेकर घबराते हैं। करंट अफेयर किस से प्रिपेयर किया जाए? करंट अफेयर? मैम करंट अफेयर के लिए तो स्टडी आईक्यू गौरव गर्ग से ज़्यादा बेस्ट कोई है ही नहीं। मतलब वो, अगर आपने उनकी बेस्ट 200 भी देख ली है ना, वैसे मैं बेस्ट 200 को प्रेफर नहीं करूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि डेली आप उनका पढ़ो और डेली प्रॉपर नोट्स बनाओ, और हुँ, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बेस्ट 200 देखो। लेकिन हुँ, फिर भी मैं एक बता रहा हूँ, मैंने तो डेली नहीं कर पाया था, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, थोड़ा और भी काम होते थे। मैंने सिर्फ डेली उनके वो बेस्ट 200 को फॉलो किया, तो ये समझ लीजिए मेरे 30 मार्क्स स्कोर किए मैंने अभी इसी में आईबीपीएस में। दैट मतलब इज़ 50 में से 45 क्वेश्चन सब ऐसे थे कि पढ़े-पढ़े थे, वो तो मैंने गलती कर दी। 45 क्वेश्चन पढ़े हुए थे सारे, 5 ओह! क्वेश्चन ही शायद इधर-उधर, वो भी पढ़े हुए होंगे मैम। इतना मुझे ध्यान नहीं रहा होगा, मैंने क्योंकि सिर्फ बेस्ट 200 फॉलो किया होगा। बाकी करंट अफेयर में गौरव गर्ग सर 99.99% कवर करते हैं चीज़ें। मैंने ये खुद मैंने ये फ़ील किया है, और खुद मैंने एग्ज़ाम में देखे हैं, 3, 4, 5, 6 मेंस दे दिए मैंने। तो अगर उनसे आप पढ़ लो, बैंकिंग अवेयरनेस हो, करंट अफेयर्स हो, तो आप कभी मात ही नहीं खा सकते, कोई उनकी टक्कर का है ही नहीं करंट अफेयर में। जी। दैट इज़ रियली ट्रू। अब करंट अफेयर्स के साथ-साथ जो डिफिकल्टी लेवल है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का मेंस में बढ़ जाता है काफ़ी। तो उसको लेकर क्या आप सजेस्ट करेंगे? स्ट्रैटेजी आपकी किस तरीके की रहे? मैम मेंस जो है, मेंस में थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसमें मतलब बच्चा जो है ना थोड़ा घबरा जाता है, और ये सोचता है कि जैसे मैंने प्री में ट्रिक्स लगा ली थी, क्वांट और रीजनिंग में वही ट्रिक्स से यहाँ लग जाएँगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको ना अपना थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है। अब जैसे प्री में बहुत सारे टीचर जो हैं ट्रिक से बता देते हैं सवाल, कि ये ऐसे ट्रिक लगा के कर लो, बच्चा ट्रिक रट लेता है। फिर मेंस में जाके वो कुछ नहीं कर पाता। मेंस के सवाल जो होते हैं थोड़ा टाइम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है,
और कॉन्सेप्ट से ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना होता है। मैं तो बस यही के बारे में कहना चाहूँगा। हाँ, टफ तो होता है। खैर एसबीआई क्लर्क का मैंने दिया था पीछे प्री, वो मेंस तो वो बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा पहला मेंस था तो मुझे कुछ और ज़्यादा टफ लगा था वो। तो मेंस तो वैसे टफ ही होता है। ओके और जब तुम प्रिपेयर कर रहे थे तो यू वर वर्किंग एट दैट टाइम? मैम स्टार्ट तो मैंने वर्किंग एज अ वर्किंग किया था प्रिपेयर करना, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं पढ़ नहीं पाया था मैं। तो फिर मैंने जॉब छोड़ने के बाद ही ठीक से ध्यान दिया और फिर पढ़ाई की। तो पढ़ने का टाइम टेबल किस तरीके का रहता था? तीनों सेक्शंस एक दिन में कवर करो या डिवाइड करो दिन, फिर एक दिन पूरा एक ही सेक्शन पढ़ो, किस तरीके से? मैम पहले तो मैंने 2 बैच ले लिए थे महिंद्रा के। मतलब एक बैच लिया पहले मैंने अपने यहाँ होम टाउन आके, फिर दूसरा उसी को रिपीट कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने फिर ट्यूशन नहीं पढ़ी थी। फिर मैंने जो है सिर्फ अड्डा 247 नाम ले रहा हूँ मैं उसका, सॉरी। उसके क्विज आते हैं छोटे वाले 15-15 मिनट के, मैं वो करता था सिर्फ, क्योंकि लंबा मॉक मुझसे दिया नहीं जाता था, थोड़ा मैं थक जाता था। तो मैं सिर्फ छोटे वाले क्विज देता था, मैथ्स के देता था, रीजनिंग के देता था, जीए के देता था। पढ़ता मैं स्टडी आईक्यू से था, क्विज उससे देता था मैं। और इंग्लिश के तो खैर मैंने क्विज भी नहीं दिए, वो मेरे गलत हो जाते थे, तो फिर उससे मेरा थोड़ा डीमोटिवेशन होता था। तो बस क्विज है मेन। अगर आप जी इंग्लिश बोलिए। से भागते ही रहे तुम प्रिपरेशन में भी? हाँ मैम, इंग्लिश I'm से। like, इंग्लिश से डर के भागते ही रहे? हाँ मैम थोड़ा इंग्लिश से मेरा थोड़ा कमजोर है मेरा। मैम वैसे कमजोर नहीं है, लेकिन बैंक की थोड़ी हाँ, बैंक की इंग्लिश बैंक अलग की थोड़ी होती ना है। ये एरर। एक तो जो पैसेज आते हैं वो काफी लेंथी पैसेज होते हैं, बहुत बड़े बड़े पैसेज होते हैं, तो वो थोड़ा रीडिंग में दिक्कत। फिर उसके बाद जो एरर आते हैं ना, एरर पकड़ना कि अब अगर मुझसे अभी कोई इंग्लिश में भी बात करेगा तो मैं कर लूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें मिस्टेक्स कितनी होंगी, अब वही मिस्टेक्स पकड़नी होती हैं इसके एग्जाम में, तो दिक्कत हो जाती है। जी ओके तो हमारा टाइम टेबल रहा पढ़ने का, बट जब हम एग्जाम को फेस करते हैं, काफी प्रेशर रहता है, तो एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मैम मैम प्री के बारे में पूछ रही हैं आप या मेंस के? दोनों के बारे में बताओ, प्री के बारे में भी और मेंस के बारे में भी। मैम प्री का तो ये है कि आपको प्री में तो अगर मैं क्लर्क की बात करूं, क्लर्क एग्जाम की, तो प्री में तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। प्री तो ये समझ लिए इतने मतलब बिल्कुल ही लोअर लेवल के सवाल होते हैं उसमें, बहुत ही ईजी। तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मतलब 100 में से एक आधी क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट टफ लेवल का होता है, बाकी 99% क्वेश्चन ईजी होते हैं। तो उसमें तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, बिल्कुल बस कूल माइंड से जाना है और अटेम्प्ट करते चले जाना है, करते चले जाना है। मेंस में आपको थोड़ा आप शांति से बैठ के थोड़ा कॉन्सेप्ट से पढ़ के, ध्यान से पढ़ के सवाल को तब सॉल्व करना है, हबड़ा दबड़ी नहीं करना है मैम। मेन बस यही है। ओके और बहुत अच्छे से आपकी स्ट्रैटेजी सिंघाल हमारे साथ शेयर की हमारे प्लेटफॉर्म पे। जाने से जो एस्पिरेंट्स इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब अगर आपने तैयारी करने का सोचा है तो 1-2 बार के फेलियर से कभी हार ना माने। फेलियर तो आएंगे मैम, फेलियर तो आएंगे ही, और उस फेलियर से आप क्या सीखते हो वो डिपेंड करता है। उस फेलियर से सीख के आप में जो कमी है उसको सुधारो, उसके बाद नई स्ट्रेटजी से नए एग्जाम में उतरो, डेफिनेटली सक्सेस तो मिलनी है 100%। बस सबसे सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। खत्म करने से पहले आप ये सोचें दिमाग में कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। राइट। थैंक यू सो मच सिंघाल फॉर बीइंग विद अस एंड ऑल द बेस्ट। आगे अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत जो करने जा रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर। ओके बाय बाय, टेक केयर। ओके बाय मैम, थैंक यू।